हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया था कि भैया बचत करो, बैंक में एफडी करा दी, सोना खरीद लिया। मनी को सर्कुलेट ही नहीं करते थे। पूरे शहर में एक आदमी के पास स्कूटर था, तो इकोनॉमी कहां से चलनी है, पेट्रोल पंप कहां से चलने हैं। लोगों ने जब खर्चा करना शुरू किया पिछले 10-15 साल से, तो इकोनॉमी तेज हुई। इस बात को अमेरिका ने बहुत साल पहले समझ लिया था। पैसा अपने पास हो ना हो, खर्च करो। इंडिया को भी अगर ग्रो करना है, फास्ट दुनिया के साथ कैचअप करना है, तो आपको स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। किसी बिजनेस है, उसने 20 लाख 30 लाख का बैंक से लोन ले लिया, बैंक ने आसानी से लोन दे दिया उसको, उसने अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लिया, उसने 4 आदमी और एम्प्लॉय कर लिए। इकोनॉमी ऐसे ही चलती है। मैंने मोदी साहब को एक बार सुना लेक्चर देते हुए कि जब किसी देश का पैसा गिरता है, रुपया गिरता है, तो इंडिया की इज्जत कम होती है। नहीं, सारी दुनिया कर्जे पे चल रही है, हमें भी कर्जा लेने से कोई नहीं डरना चाहिए। नोट छापो, इन्फ्लेशन से मत डरो। निफ्टी को 35,000 40,000 होने दो। पाकिस्तान का इंडेक्स अब 1,20,000 हो गया ना। मैं पूछता हूं इंडिया वालों से जो महंगाई का रोना रोते हैं कि यार हम आराम से खाते थे, अब इतना महंगाई हो गई है। अरे भैया पूछो 20 साल 30 साल या 40 साल पहले भैया घर में होता क्या था आपके। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों, आपको पता है कि मैं कोई इकोनॉमी का प्रोफेसर नहीं, और ना ही मैंने कोई बहुत बड़ी कोई डिग्री ली है किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमी की। लेकिन दुनिया का एक्सपीरियंस है कि इकोनॉमी कैसे चलती है। स्टॉक मार्केट में 37 साल लगाने के बाद दुनिया की इकोनॉमीज़ कैसे चलती हैं, और लेटेस्ट पिछले कुछ सालों से जो चेंजेस आए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आपके सामने एक अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूं, आपको एक नया विजन देना चाहता हूं कि इकोनॉमीज़ दुनिया की पहले कैसे चलती थी, अब कैसे चल रही हैं और किस दिशा में जा रही हैं, और इंडिया को बहुत तेज़ी से ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए। इस विषय में मैं अपने विचार आपके साथ साझे करूंगा। सबसे पहले दुनिया कैसे चल रही है, इस बात को देखना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। न्यू इकोनॉमी जो है ना, जो पिछले ये कहूँ कि 10-12 साल से इंटरनेट जब से फास्ट हुई और मोबाइल इंटरनेट चालू हुई, पूरी दुनिया में फैली, उसके बाद एक इकोनॉमी में चेंज आया। सोशल मीडिया भी उसका एक बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है। कैसे चेंज हुई दोस्तों? पहले क्या होती थी कि जो आपकी बचत होती थी ना, आप उसको स्पेंड करते थे और उसी के साथ इकोनॉमी चलती थी, आप सेफली चलते थे। लेकिन दुनिया की इकोनॉमी ने, अमेरिका ने तो बहुत पहले से ये भांप लिया था कि भैया पैसा अपने पास हो ना हो, खर्च करो। गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने भी और लोगों ने भी फिर उससे सीख ली कि भैया स्पेंडिंग करो। स्पेंडिंग से इकोनॉमी जो है ना चलती है, और चाहे उधार लेके चलाओ, खर्चा करो, या जहां से भी करो, नोट प्रिंट करके करो। 1970 में सोने के साथ हटा दिया प्रेसिडेंट निक्सन ने यूएस डॉलर को, उसके बाद इनको प्रिंट करने की आज़ादी मिल गई। क्या हुआ? प्रिंट करो, मार्केट में पैसा फेंको और लोगों को अमीरी की फीलिंग दो और लोग खर्च करें, इकोनॉमी ग्रो हो। उस पैसे के साथ आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो, एसेट्स खड़ी करो, और लोगों को बहुत ज़्यादा वेजेस दो, उनका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाओ, उनकी ज़रूरतें बढ़ाओ, और ताकि वो खर्चा करें। ठीक है दोस्तों, अब पिछले कुछ सालों से इंडिया की ग्रोथ, पहले जब 2000 तक क्या थी इंडिया की ग्रोथ? नथिंग, क्योंकि लोगों के पास खर्चने के लिए पैसा नहीं था। हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया था कि भैया बचत करो, बैंक में एफडी करा दी, सोना खरीद लिया। मनी को सर्कुलेट ही नहीं करते थे, तो ना एसेट्स के प्राइसेस बढ़ते थे, ना स्टॉक मार्केट इतनी तेजी से बढ़ती थी। पिछले 10-15 साल से जो नई जनरेशन आई है, जेन जी कहते हैं या जो भी इसको कह लो आप, इंटरनेट का ज़माना आया, मोबाइल का ज़माना आया, सोशल मीडिया का ज़माना आया, दिखावे का ज़माना आया, और स्पेंडिंग, आपके फ़ोन से स्पेंडिंग होनी शुरू हुई। अच्छा, तो हुआ क्या, जो स्पेंडिंग से जो है ना ग्रोथ
डिमांड मार्केट में प्रोडक्ट्स की बढ़ी, लोगों की पहले तो जरूरत के लिए जीते थे हम लोग, अब पिछले कुछ सालों से हम जरूरत के लिए नहीं जीते, हम वांट्स के लिए, डिजायर्स के लिए जीते हैं। पहले लोगों के पास साहूकार अच्छे अच्छे होते थे, वो भी साइकिलों पे जाते थे काम पे। बड़े बड़े लाले हमारे शहर के, हमने याद है मुझे, जो बिजनेस अच्छा करते थे, अच्छे अच्छे बिजनेस वाले, वो भी धोती कुर्ता पहनते थे और साइकिल पे काम पे जाते थे। पूरे शहर में, हमारे जिस शहर में मैं पैदा हुआ हूं, एक स्कूटर हुआ करता था 1970 में। पूरे शहर में, यमुनानगर से हूं मैं, जगाधरी वर्कशॉप जो जिस एरिया में हम रहते थे, पूरे शहर में एक आदमी के पास स्कूटर था। तो इकोनॉमी कहां से चलनी है, पेट्रोल पंप कहां से चलने हैं, स्कूटरों की दुकानें कहां से होंगी। लोगों ने जब खर्चा करना शुरू किया पिछले 10-15 साल से, तो इकोनॉमी तेज हुई। इस बात को अमेरिका ने बहुत साल पहले समझ लिया था। तो अब आपको यह बताऊं कि दुनिया की इकोनॉमी अब कैसे चल रही है। आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा, काफ़ी लोग बात करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, मैंने भी कहीं बनाई हैं, कि डेफिसिट जो है, डेट अमेरिका का उधार इतना हो चुका, इतने ट्रिलियन हो गया, 37 ट्रिलियन, अब 38 हो गया, पहले 32 था, अब 40 हो जाएगा। भैया हु केयर्स? अगर उस उधार से हम इकोनॉमी चला रहे हैं और सब ठीक ठाक है तो चलने दो। ऐसे ही दुनिया चल रही है दोस्तों। तो जिस तरह से दुनिया चल रही है उसको वैसे ही चलने दो। तो पहले क्या होता था, एफडी करा देते थे लोग, सोना खरीद लिया, प्रॉपर्टी में लगा दिया, खर्चा नहीं करते या घर में कैश भी रखते थे, तो इकोनॉमी इंडिया की 2%, 1.5%, 2% ये से ग्रोथ होती थी, बेस भी बहुत कम था। लेकिन जब से ये स्पेंडिंग स्प्री पे लोग आए हैं, कारें, स्कूटर, पहले स्कूटर थे, उसके बाद कारें आई, एक ब्रांड होता था सिर्फ बजाज का, उस समय लंब्रेटा को पूछता नहीं था, बजाज का ब्रांड चलता था। उसके बाद धड़ाधड़ ब्रांड्स आने शुरू हुए, हीरो होंडा आया, सुजुकी आई, इंड सुजुकी के नाम से शुरू हुई थी, फिर टीवीएस सुजुकी बनी। तो भैया लोगों ने खर्चा करना शुरू किया, इकोनॉमी ग्रो करनी शुरू हुई। तो दुनिया पूरी इस टाइम डेट के सिर के ऊपर ग्रो कर रही है। तो हमें भी बदलना पड़ेगा। इंडिया को भी अगर ग्रो करना है, फास्ट दुनिया के साथ कैचअप करना है, तो आपको स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। आप बताइए कि हम क्या करते हैं कि जब मार्केट तेज, हमारी स्टॉक मार्केट या ग्रोथ कैसे तेज होती है, कहते जी बैंक का सीआरआर कट हो गया, कैश रिजर्व रेशियोज जो बैंक कट करते हैं, तो एकदम इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी और स्टॉक मार्केट चल पड़ेगी। या आरबीआई जो है वो रेट कट करता है, तो भाई अब इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। क्यों? जीडीपी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी बढ़ाती हैं ये चीजें। ये जो रेट कट हुए, फेड का रेट कट हो गया, ये क्या होता है कि मार्केट में कैश की लिक्विडिटी जो है ना वो बढ़ाती हैं। बैंक ने सीआरआर कम किया तो मोर मनी इज अवेलेबल फॉर द बैंक्स टू लेंड। बाजार में उधार देने के लिए, लोगों को देने के लिए पैसा और आ गया बैंक के पास। तो मार्केट में जो है ना, सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ गई। लिक्विडिटी बढ़ गई, लोगों ने खर्च करना शुरू कर दिया, पैसे आ गए लोगों के पास। किसी बिजनेस है, उसने 20 लाख 30 लाख का बैंक से लोन ले लिया, बैंक ने आसानी से लोन दे दिया उसको, उसने अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लिया, उसने 4 आदमी और एम्प्लॉय कर लिए। इकोनॉमी ऐसे ही चलती है, स्पेंडिंग से। वो पैसा किसी बिजनेस मैन ने बैंक से उधार लेके किया है या घर का सोना बेच के एम्प्लॉय रखे हैं। एम्प्लॉय को तो सैलरी मिल रही है ना, ठीक है। जब ये लिक्विडिटी मार्केट में ज्यादा होती है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। अब बात सुन लो, पुराने जमाने में इन्फ्लेशन को बुरा समझा जाता था, लेकिन जो ग्रोइंग इकोनॉमीज होती हैं जैसे इंडिया है, उनमें इन्फ्लेशन इज ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्फ्लेशन होती है तो होती रहे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं 2-3 देशों का जिनकी करेंसी डिवैल्यूएट हुई। हाँ, उसके बाद ये बात आती है कि भैया करेंसी डिवैल्यूएट हो जाएगी अगर हम इंडिया वाले नोट छापेंगे। मैं स्ट्रांगली इंडिया गवर्नमेंट को सजेस्ट करता हूं कि छापो नोट। रुपी डिवैल्यूएट होता है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल हमारे सामने मैं देता हूं आपको, 3-4 देशों के एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अर्जेंटीना करेंसी तबाह हो गई, उनकी जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ ऊपर, स्टॉक मार्केट ऊपर। टर्की दूसरा एग्जांपल है, करेंसी मिट्टी हो गई,
डोंट वरी, 2021 में उनकी करेंसी खत्म हो गई, एक आधा साल झटका लगा, उसके बाद उनकी लाइफस्टाइल लोगों की जाके देखो अब टर्की में एज यूजुअल करेंसी बिल्कुल डिवैल्यूएट हो गई, उनकी इकोनॉमी ग्रो हुई क्योंकि उन्होंने प्रिंट करा। पाकिस्तान आपके सामने एग्जांपल है, स्टॉक मार्केट उनकी 120% बढ़ गई पिछले एक साल में। क्यों? वहां पे जाकर लोगों को देखो, ठीक है वो प्रिंट करते हैं, रुपये डिवैल्यूएट होता है, उधार लेके खाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? डिफॉल्ट तो अभी नहीं ना हुआ पाकिस्तान कभी। अब आप ये कहोगे कि भैया उधार लेना बुरी बात है, और बुरी बात किस खाते में? अमेरिका उधार ले रहा है, ठीक है ना, आपको पता है अमेरिका उधार 38 ट्रिलियन डॉलर उधार है अमेरिका के ऊपर, किस कंट्री के ऊपर उधार नहीं है? अब जब सभी उधार में हैं तो आप भी उधार लेके करेंसी छापो, करेंसी डिवैल्यूएट हो और अपनी कंट्री को ग्रो करो। पाकिस्तान में जाओ, रेस्टोरेंट्स में जाओ, भरे पड़े हैं सारे रेस्टोरेंट्स, अमीरी देखो, वहां लोगों के पास प्रॉस्पेरिटी है। गरीब है वो तो गरीब है, उसको छोड़ो, लेकिन जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, मनी सर्कुलेशन ज्यादा हो जाती है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है, लेकिन उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब आपके पास अब सोना जब पड़ा हुआ है, अब 50,000 रुपए का तोला था आपके घर में पड़ा हुआ है, आज वो सोना हो गया 1,25,000 का तोला। आपके पास अगर 10-20 तोले 50 तोले सोना पड़ा हुआ है तो आपका मकान की कीमत बढ़ गई है, अगर डबल ट्रिपल हो गई है तो आपको एक सेंस ऑफ रिचनेस आएगी। जब अमीरी की फीलिंग आएगी तो आप मार्केट में जाके ज्यादा पैसा स्पेंड करेंगे। तो भैया पुराने जमाने की बात छोड़ो, आज के जमाने की बात यह है कि डेफिसिट स्पेंडिंग से ही ग्रोथ निकलती है। तो रियल जीडीपी ग्रोथ जो है ना, अर्जेंटीना की, टर्की की, पाकिस्तान की रियल जीडीपी ग्रोथ प्लस है। इन्फ्लेशन पाकिस्तान ले लो 18-20% ग्रोथ, उसके बाद भी 24% वो ग्रो कर गए, 21% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, तो रियल जीडीपी उनकी फिर भी 3% ग्रो हुई। लोग तो प्रॉस्परस हुए। जब इन्फ्लेशन होती है तो आप अगर इंडिया में मान लो कि इन्फ्लेशन 6 के बजाय 10% इन्फ्लेशन है, भैया सैलरीज लोगों की बढ़ा दो, स्टॉक मार्केट आपकी 25,000 जो निफ्टी है वो 35,000 हो जाएगा इन्फ्लेशन अगर हो जाए तो। क्यों? हर चीज की एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो कौन कंप्लेन करता है? गवर्नमेंट ज्यादा पैसा छाप के मार्केट में फेंके, बैंक मार्केट में पैसा फेंके, बिजनेस प्रॉस्परस हो, लोग ज्यादा पैसा खर्च करें, इधर उधर रेस्टोरेंट में खाने को ये करके उधर चीजें खरीदें, ट्रैवल करें, एंजॉय करें लाइफ का, राइट? तो इकोनॉमी ग्रो होगी। तो 6% की बजाय जो इंडिया में इकोनॉमी ग्रो कर रहा है ना, तो 12% 13% ग्रो होगा इंडिया। तो लिक्विडिटी जब बढ़ती है ना तो सारा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया। अभी लिक्विडिटी, सब देश जो है ना अपने लिक्विडिटी बढ़ाने के चक्कर में है। तो करेंसी डिवैल्यूएशन कोई बुरी बात नहीं होती हमारे इंडिया में, क्योंकि पॉलिटिशियन ने लेक्चर दे दे के, मैंने मोदी साहब को एक बार सुना लेक्चर देते हुए कि जब किसी देश का पैसा गिरता है, रुपया गिरता है, तो इंडिया की इज्जत कम होती है। नहीं, अब आप इंडिया की ग्रोथ देख लीजिए। 22-23 में जो रुपी है इंडिया का, मेरे का 70-75 से 85 एकदम डिवैल्यू हुआ। उस दौरान हमारी ग्रोथ देख लीजिए, 8-8% ग्रोथ, 9% ग्रोथ हुई हमारी। तो ग्रोथ जो है वो मैटर करती है। तो इसलिए सारी दुनिया कर्जे पे चल रही है, हमें भी कर्जा लेने से कोई नहीं डरना चाहिए। नोट छापो, इन्फ्लेशन से मत डरो, निफ्टी को 35,000 40,000 होने दो। पाकिस्तान का इंडेक्स अब 1,20,000 हो गया ना 50,000 से, तो लोगों के तो पैसे बने, प्रॉस्पेरिटी आई। तो इसलिए पूरी दुनिया का ये दस्तूर बन चुका है कि डेफिसिट स्पेंडिंग। अब आप कहोगे जी डिफॉल्ट हो जाएंगे। अब पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ, कभी इधर से पैसा लिया, कभी इधर से पैसा लिया, IMF से लिया। सिस्टम जो है ना, वर्ल्ड का जो सिस्टम है वो आपको डूबने नहीं देगा। किसी भी देश को, स्पेन में क्राइसिस आया था, आइसलैंड में क्राइसिस आया था, कहां वो दोबारा खड़े हो गए। क्यों? दुनिया जो है ना, ये सिस्टम जो ग्लोबल विलेज बन चुका है, ये किसी भी को डूबने नहीं देंगे किसी कंट्री को, क्योंकि उससे पूरा ग्लोबल स्ट्रक्चर खत्म होता है। तो अमेरिका के लिए 200 बिलियन 100 बिलियन डॉलर किसी को देने कोई परेशानी नहीं, उसको खुद दोबारा से खड़ा कर देंगे। स्पेन का मसला हुआ था, क्योंकि अब आपको एग्जांपल छोटा सा देता हूं, कमेटियां पड़ती होंगी इंडिया में, कमेटियों का एग्जांपल अक्सर देता हूं, पता नहीं मेरे दिमाग में कमेटियां क्यों आती है। इंडिया में जो कमेटी चल रही होती हैं, एक शाहूकार अच्छा जो है ना वो कमेटियां चला रहा होता है, 20 बंदे, हर मेंबर उसकी, दूसरा ग्रुप चल रहा है, तीसरा ग्रुप चल रहा है, कई ग्रुप चलते हैं। एक आधे ग्रुप में एक आधा बंदा जो मरने वाला होता है, वो जो पैसे नहीं दे रहा, पिछले महीने में दिए,
इसलिए मैंने दिए। लेकिन जो शाहूकार कमेटियां चला रहा है उसका पूरा बिजनेस खत्म होता है, वो क्या करेगा, वो उस आदमी के साथ मिलके यार तेरी क्या परेशानी है बैठेगा और उसको अपने पल्ले से पैसे देगा कि या कह देगा कमेटी उसकी अपने पल्ले से डाल देगा, भाई आ गई इस चीज की कमेटी। क्यों? उसको ओवरऑल पिक्चर देखनी है कि मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, अगर एक कमेटी में एक मेंबर मेरा मर गया, कमेटी मर गई, तो बाकी उसका धंधा चौपट हो जाएगा। ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, क्योंकि दुनिया का जो सिस्टम खत्म होता है ना, तो ये कोई भी मॉर्गन स्टैनले और मेरिल लिंच और ये बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं, ये कभी भी गोल्डमैन सैक्स, ये कभी भी किसी सिस्टम को, किसी कंट्री को डूबने नहीं देंगी। आईएमएफ किस लिए बनाया हुआ है? यही है ना, कोई डूब रहा है उसको उठा दो खड़े करके। तो करेंसी डिवैल्यूएशन से आपको साइकोलॉजिकली फील होगा कि रुपया 100 का हो गया, तो स्पेंडिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ती है। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, थोड़ा समझो मेरे साथ, ध्यान से बात को समझना जरा। आज 90 रुपए का डॉलर है, एक आदमी के पास $100 है, इंडिया में कोई आदमी $100 है, वो कहता है जी मेरे पास 9000 की बाइंग कैपेसिटी होगी, उसका 9000 है, इंडिया में है, तो दूसरे आदमी के पास भी 9000 है, इंडियन रुपीज है, एक के पास $100 है, वो कहता है जी 9000 का है मेरा वैल्यू, परचेजिंग पावर। अच्छा, वो बराबर है ना दोनों की परचेजिंग पावर। जो 9000 वाला जिसके पास 9000 है, वो क्या करता है, उसके पास मशीन है पैसे छापने की, वो छाप के 120 मतलब 12,000 बना लेता है 9000 का, 3000 के नोट छाप लेता है, ठीक है। अच्छा, उस तरह से और लोगों ने भी छापे, तो इन्फ्लेशन हो गया, आप जैसे कहते हो इन्फ्लेशन हो जाएगी, ठीक है, डिवैल्यू हो गया रुपया, तो रुपया 90 से हो गया 100 हो जाएगा। 2 महीने 4 महीने लगा के, एकदम से तो करेंसी गिरती नहीं है, साल 6 महीने लगा के 100 रुपया हो गया, तो उसके $100 कितने हो गए, 10,000 के 100 के हिसाब से। उसके पास तो अभी भी 12,000 है, तो वो तो आपसे अभी भी रिच हुआ, उसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी, उसकी परचेजिंग पावर तो अभी भी और है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता 2 साल बीते, रुपया जो है ना 120 हो गया, तो उसका $100 जो है 12,000 बन गया, उसके पास भी 12,000 थे। अब वो क्या करेगा बंदा, उसके पास तो मशीन है, फिर छापेगा, फिर उसको 2,000 और छाप ले, अब उसके पास 14,000 हो गए, तो इसके पास तो अभी भी 12,000 है, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जब तक साल 2 साल में इन्फ्लेशन होगी, रुपया फिर 140 के करीब जाएगा, तभी वो 14,000 होगा ना। तो इसी तरह से हर बार रूपी डिवैल्यूएट होता रहे, आपके परचेजिंग पावर बढ़ती रहे, आप उस पैसे का इस्तेमाल करके, परचेज करके इकोनॉमी को, रियल जीडीपी को ग्रो करते रहो। इस तरह से इकोनॉमी चलती है। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे जो है ना दुनिया चल रही है। अब अमेरिका में जैसे अब डेट की बात करते हो, जब आपकी जीडीपी ग्रो हो जाती है तो आपका जो उधार है ना वो छोटा लगने लगता है। एक बिजनेसमैन ने बैंक से 30 लाख का कर्जा लिया और उसने बिजनेस एक्सपेंड में लगा दिया। अब उसका बिजनेस था सपोज 2 करोड़ रुपए की वैल्यू का, उसने और बड़ा कर दिया, एम्प्लॉय भी और रख लिए, उसकी सेल भी बढ़ गई, अब उसका बिजनेस हो गया 3 करोड़ का, उसकी वैल्यू जो है बिजनेस की। तो भैया 30 लाख जो कर्जा है वो छोटा लगने लगेगा आपको, क्योंकि उस 30 लाख के कर्जे से आपने बिजनेस बनाया, आपने 2 करोड़ का बिजनेस 3 करोड़ का कर लिया। तो कर्जा तो 30 लाख ही है ना, उसका ब्याज दे के 40 लाख हो गया, मान लो 50 लाख हो गया, फिर भी फायदे में आप। अब यूएसए की आप देखो इकोनॉमी कैसे जीडीपी ग्रो कर रही है, और उससे उनका हाउस होल्ड डेट की मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूं। यूएस का हाउस होल्ड डेट एक होता है, हाउस होल्ड एक तो गवर्नमेंट का डेट, एक होता है हाउस होल्ड डेट, लोगों का उधार कितना है, आम पब्लिक का उधार कितना है। देखिए 2007 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए, लोगों ने मकान लिए थे काफी ब्याज पे उधार ले लेके पैसे, 2008 का क्राइसिस आपको पता होगा। तब जो है ना एक होती है यूएस हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी, कि डेट आपका कितना है पर पर्सन, जो है अमेरिका में जो डेट है टोटल डेट जो है पूरे हाउस होल्ड का, और जीडीपी कितनी है, डेट टू जीडीपी की रेशियो से कहते हैं। तो डेट की जीडीपी की रेशियो जो है 98% हो गई थी, यानी कि जितनी हमारी जीडीपी थी 2007 में, उतनी लगभग यूएसए के लोगों का डेट था, उधार था। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, उधार बहुत बढ़ गया, उससे 2007 से लेके उधार बहुत बड़ा बढ़ने के बावजूद जीडीपी जो ग्रो होती रही, अब आज की डेट में यूएसए के हाउस होल्ड का डेट जो है 68% ऑफ द जीडीपी है। यानी कि उधार, ये नहीं कि उधार अमेरिका के लोगों का कम हो गया, उधार अगर तब 10 ट्रिलियन था, अब 25 ट्रिलियन हो चुका है उधार, एग्जांपल से बता रहा हूं। लेकिन जीडीपी जो है वो उधार से ज्यादा तेजी से बढ़ गई। तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो है
वो आज की डेट में 68% है। और 5 साल के बाद जिस हिसाब से कंपनियां ग्रो कर रही हैं और एसेट्स लोगों की ग्रो कर रही हैं, हो सकता है ये 50% पे आ जाए। तो यूएस हाउस होल्ड टू डेट रेशो ये बताती है आपको कि जब आपकी जीडीपी बढ़ती है, लोगों के एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, तो उधार जो है वो कम लगने लग जाता है। अब इंडिया में अगर रुपी डिवैल्यूएट हो जाए, इन्फ्लेशन भी हो जाए, लेकिन आपकी सैलरी 25,000 से हो गई 50,000, इंडेक्स निफ्टी का हो गया 40,000, तो भैया लोगों की मकान बढ़ गए, डबल हो गई कीमत, प्रॉपर्टीज की कीमत बढ़ गई, हर चीज की कीमत बढ़ गई। ठीक है, खाने की कीमत बढ़ गई, इन्फ्लेशन के साथ थोड़ा बहुत तो होता है, गरीब आदमी जरूर थोड़ा मरता है, इसमें नुकसान होता है उसको, क्योंकि उसकी वेजेस नहीं बढ़ती। लेकिन ओवरऑल आपकी जब इकोनॉमी इतनी ग्रो हो गई, तो आपको इधर उधर से पैसे जितने आ गए, तो जो महंगाई है आपको महसूस नहीं होगी। अब लोग अक्सर बात करते हैं कि यार अब महंगाई बहुत हो गई। मैं पूछता हूं इंडिया वालों से जो महंगाई का रोना रोते हैं कि यार हमारा जमाना बड़ा अच्छा था, बुजुर्ग आपको बात करते हुए सुने होंगे, हम जब 500 रुपए की तनख्वाह लेते थे, हम आराम से खाते थे, अब इतना महंगाई हो गई है। अरे भैया पूछो 20 साल 30 साल या 40 साल पहले भैया घर में होता क्या था आपके? एक सब्जी के साथ, एक दाल के साथ आप रोटी खाते थे, बस, कुछ भी नहीं है। और ना घर में आपके कोई बड़े टीवी थे, ना फ्रिज थे, ना कारें थी आपके पास, ना आपके इतने आलीशान घर थे। इतना कुछ जो बड़ा है, ठीक है, तो कहां से आया? तो गरीबी नहीं बढ़ी, अमीरी हुई है, लोग प्रॉस्परस हुए हैं। इस बात को समझो। ये बात रोने की बात नहीं है कि यार महंगाई बहुत हो गई है। जो महंगाई को रोते हैं, मैं कहता हूं अपनी इनकम तो देखो। महंगाई अगर 100% बढ़ती है और आपकी इनकम 400% बढ़ जाती है, तो फिर भी आप रिच हुए ना जी। तो एक थोड़ी सी मोटिवेशन के साथ मैं आपको ये वीडियो एंड करूंगा कि सुनो दोस्तों, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये जो 30 ट्रिलियन डॉलर का डेट है जो हमारा, तो अगर नहीं, हमारी इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर की है अमेरिका की, तो उसका अगर हम 3% भी ग्रो करते हैं, 30 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी जो बेस बड़ा हो जाएगा जैसे, तो उसको हम 3% से भी ग्रो करते हैं, तो हमारा लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर साल का जीडीपी में ऐड हो जाता है। हमारी जीडीपी अगर 3-3.25% ग्रो करती है तो। दूसरी तरफ इंडिया की 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो अगर 6% के साथ भी ग्रो करती है, तो साल में $250 ट्रिलियन ऐड होगा उसकी इकोनॉमी में, 240 बिलियन डॉलर सिर्फ ऐड होंगे। तो इंडिया की इकोनॉमी कितनी हो जाएगी? 4.24 साल के बाद। अमेरिका की कितनी हो गई? 30 ट्रिलियन से 31 ट्रिलियन हो गई। तो अमेरिका का और इंडिया का गैप और बढ़ गया, ठीक है। तो कैसे कैचअप कर पाएगा इंडिया? उसको ग्रोथ 6% नहीं, उसको 10-12% के साथ ग्रो करना पड़ेगा। चाहे नोट छापो, उधार लो, ग्रो करो। अगर गैप आपने चाइना के साथ और अमेरिका के साथ कम करना है, तो यू हैव टू ग्रो एग्रेसिवली, क्योंकि बेस कम है। 4 ट्रिलियन वाला, उसको तो ग्रोथ भैया 15% के साथ ग्रो, 12% 15% ग्रो करोगे, तो तभी जाके चाइना के नजदीक कहीं आ पाओगे, या अमेरिका के साथ आपका गैप कम होगा। अब दोस्तों, एनवीडिया कंपनी, एनवीडिया दुनिया की सबसे कीमती कंपनी, आपने सुना ही होगा भैया। डेनीज एक रेस्टोरेंट है छोटा सा यहाँ पे अमेरिका में, डेनीज के रेस्टोरेंट में 1990 में उसकी नींव पड़ी थी, 1990 में डेनिस रेस्टोरेंट में। तो आज वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी कीमती हो गई है। अमेज़न एक घर से, इसकी कंपनी 1990 में एक घर से शुरुआत हुई थी इस कंपनी की। गूगल गैराज, कार गैराज होता है ना, वहां से ये कंपनी का सेटअप हुआ था 1990 में। एप्पल का भी शुरुआत गैराज में हुआ था, कार गैराज होते हैं, कार गैराज में बैठ के वहां पे ये कंपनी लगी थी 1990 में। आज ये जिन कंपनियों के मैंने नाम लिए, 4-5 कंपनियों के, ये सारे आज मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनियां हैं। कितने समय में? 35 साल में, 1990 और 2025, 35 साल के अंदर ये दुनिया की टॉप 4 कंपनियां बन चुकी हैं। तो इस मोटिवेशन के साथ इंडिया को भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनानी पड़ेंगी। पैसा छाप दो, छाप के मार्केट में फेंक दो, पुल बना दो, सड़कें बना दो,
एक मैं वीडियो इसके बाद और बनाऊंगा कि कैसे जो है ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वो इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करती है। अगर इंडिया ने अच्छा ग्रो करना है ना, कौन कौन से सेक्टर्स में हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट, खुल के इन्वेस्टमेंट छापो, जहां से भी लो डाल दो मार्केट में, तो उस पर मैं कवर करूंगा वीडियो। ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, उसको अगर मैं ऐड करूंगा उस बात को, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो दोस्तों, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे अपने विचार थे। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं कोई इसका थीसिस नहीं जानता, ये मेरे विचार मन में आए जो ग्लोबल मैंने दुनिया में देखा माहौल, और जैसे जैसे ग्रो कर रही हैं कंट्रीज़, तो उस हिसाब से हिंदुस्तान के लिए मुझे यही पॉलिसी बेहतर लगती है। थैंक यू, अपना ख्याल रखो। नमस्कार दोस्तों।